हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है द गार्डियंस कर्स। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हिस्टोरिकल म्यूजियम के बेसमेंट से, जहां रिनोवेशन का काम चल रहा था। सभी चीजें बहुत ही वैल्यूएबल थे, इसीलिए सब कुछ बहुत ही ध्यान से टैकल किया जा रहा था। ऊपर से ये बिल्डिंग इटसेल्फ एक एंशिएंट प्रॉपर्टी थी, तो सब एक्स्ट्रा कॉशियस भी थे। ऐसे में अचानक कुछ वर्कर्स को वहां एक दीवार दिखता है जिसका प्लेसमेंट बहुत ही ऑड था। उन्हें शक होता है तो वो लोग इंजीनियर को बुलाते हैं और वो इंजीनियर ब्लूप्रिंट देखकर ये कंफर्म करते हैं कि ये एक फॉल्स वॉल है। एक्चुअल ड्राइंग में तो इसकी कोई जिक्र है ही नहीं। बाद में उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से उस दीवार को तोड़ा जाता है और अंदर से मिलता है एक वुडन बॉक्स जिस पर किसी अननोन लैंग्वेज में कुछ एनग्रेव्ड था। किसी को समझ तो नहीं आता वो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन उन्हें इतना आइडिया था कि ये जरूर कुछ खास होगा, तो उसे बहुत ही ध्यान से ऊपर के फ्लोर पे ट्रांसफर किया जा रहा था। लेकिन ठीक तभी क्रेन से वो बॉक्स गिर जाता है और उसके अंदर से निकल आता है एक कॉफिन, एक इजिप्शियन कॉफिन जिसे हिस्टोरिकल टर्म में सार्कोफेगस कहा जाता है। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी, तो तुरंत ही इसके जांच पड़ताल के लिए डेसिग्नेटेड आर्कियोलॉजिस्ट को खबर दी जाती है, जिनमें से एक का नाम था डॉक्टर कैपल स्मिथ और दूसरे का डॉक्टर जेम्स डूगन। डॉक्टर कैपल स्मिथ तब बिल्डिंग में ही प्रेजेंट थे और बस एक बार देखते ही वो इस सार्कोफेगस को पहचान भी लेते हैं। वो समझ जाते हैं ये कोई मामूली कॉफिन नहीं है, ये जरूर इजिप्शियन टेम्पल ऑफ द लाइट का हिस्सा है जो 1921 में चोरी हो गया था। लेकिन वो 100% श्योर नहीं थे। उसके लिए एक थॉरो एनालिसिस की जरूरत थी और जिसके लिए डॉक्टर जेम्स डूगन से बेहतर और कोई नहीं था। मगर वो तो छुट्टियों पर गए हुए थे अपने बेटे जॉश और बेटी क्लियो के साथ। आज ही वेकेशन के लिए निकलने वाले थे वो। मगर एयरपोर्ट तक पहुंचने से ठीक पहले ही जब उन्हें डॉक्टर कैपल स्मिथ का कॉल आता है, वो और खुद को होल्ड नहीं कर पाते। बच्चों को लेकर ही हाजिर हो जाता है म्यूजियम में और उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो सिर्फ देखकर ही वापस आ जाएंगे, बस 2 मिनट। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। उस कॉफिन को देखते ही जेम्स की तो बोलती ही बंद हो जाती है। ही वाज कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। वो उसी वक्त वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं उस कॉफिन को उनके लैब में ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि वो भी एग्जैक्टली वही गेस कर रहे थे जो डॉक्टर कैपल स्मिथ ने किया था। और अगर वो सच साबित हो गया तब तो वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। वो कोई पागल है जो एक वेकेशन के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे? हरगिज़ नहीं। अब ये तो उनके बच्चों को भी पता था। जब रास्ते पर उन्हें कॉल आया था तभी जॉश और क्लियो समझ गए थे उनका ये वेकेशन भी गया। एक्चुअली ये उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले भी उनका कई वेकेशन ऐसे ही बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे बर्बाद हो चुका है। कभी वो किसी मंकी पॉ को टेस्ट करने में बिजी हो गए तो कभी किसी पॉट को जमीन से बाहर निकालने में। एक्चुअली जेम्स को घूमने से ज्यादा अपने काम से प्यार है, लिटरली ऑब्सेस्ड है वो, और इसमें जॉश एंड क्लियो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें खराब तो लगता है लेकिन वो काइंड ऑफ हैबिचुएटेड भी थे, इसीलिए बहुत जल्द खुद को मना भी लेते हैं, जैसे आज मना लिया और फिर लग गए अपने पापा की मदद करने। मे भी बचपन से इस सब के बीच रहने के कारण उन्हें भी इस काम में इंटरेस्ट आने लगा था, स्पेशली क्लियो को। वो तो बिल्कुल अपने डैड जैसी थी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस। हर बार की तरह इस बार भी जेम्स के रिसर्च में मदद करती है। वो पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स ढूंढ निकालती है जिसमें टेम्पल ऑफ द लाइट की जिक्र थी। उधर जेम्स को पता चलता है ये कॉफिन असल में एक एंशिएंट इजिप्शियन क्वीन मीना की है, जिसे द गार्डियन बुलाई जाती थी। इंसान के शरीर में असल में एक देवी थी वो। माना जाता है उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिससे वो किसी को भी मॉर्टलिटी का वरदान दे सकती थी, मरे हुए को जीवित कर सकती थी। लेकिन अगर वो नाराज हो गई तो किसी को भी पत्थर में भी बदल सकती थी। वो इतनी शक्तिशाली थी। अब ये सारी बातें मिथ थी या सच्चाई वो तो नहीं पता, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पर यह भी मेंशन्ड था कि मीना को खुश करने के लिए ह्यूमन सैक्रिफाइसेस भी दिया जाता था हर साल, ताकि वो खुश होकर इस जमीन को ब्लेस करे और लोगों को हर साल एक फ्रूटफुल हार्वेस्ट मिल पाए। इतने सालों से इस मीना के एग्जिस्टेंस को बस इमेजिन ही किया गया था, लेकिन आज जाके पता चला वो सच में थी। तो ये सार्कोफेगस तो इम्पोर्टेंट होगा ही ना। लेकिन ये चीज चोरी कैसे हुई और इजिप्ट से यहाँ इतनी दूर इस बिल्डिंग में कैसे आ पहुंची, किसी को कोई आइडिया नहीं था। मे बी चोरों को लगा होगा यहाँ इतने सारे एंटीक चीजों के बीच इस कॉफिन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। कारण जो भी हो, लेकिन ये चीज यहाँ मिली है तो अब इस म्यूजियम की प्रॉपर्टी बन चुकी है।
डॉक्टर कैपल स्मिथ ने तो पूरा प्लान ही बना लिया था कि कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट किया जा सके। जितने लोग आएंगे डोनेशंस भी तो उतना ही बढ़ेगा ना। ऑन द अदर हैंड जेम्स उतना बिजनेस माइंडेड नहीं थे। वो तो इस बात से ही खुश थे कि उन्हें एक ऐसे खास चीज़ पर काम करने का मौका मिलेगा। अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे वो। तो बाकी का दिन भी उनका इसी काम में बीत जाता है। इवन घर आने के बाद भी खाना पीना सब छोड़कर वो उसी काम में लगे रहते हैं। वक्त का तो उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता। तो हर बार की तरह इस बार भी उनकी बेटी उनका ध्यान रखती है, क्योंकि उसे पता था ये काम उसके पापा के लिए कितनी ज़रूरी है। इसी के भरोसे तो जिंदा है वो। नहीं, बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, वो तो उनके पास एनफ है। लेकिन काम में बिजी रह के जेम्स असल में अपने पर्सनल क्राइसिस को भुला पाते थे, अपने अकेलेपन को दूर रख पाते थे। एक्चुअली वो लोग जब बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद जेम्स ने सिंगल हैंडेडली सब कुछ संभाला, बच्चों की परवरिश करी, उन्हें एक बेहतर जिंदगी दी। लेकिन इस सब के चक्कर में उनकी अपनी जिंदगी कंप्लीटली खाली रह गई। अंदर से खोखले बन चुके थे वो। तो उसी खालीपन को भरने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसी में खो गए। उनके बच्चे भी इस बात को समझते थे, इसीलिए ज्यादा देर नाराज भी नहीं रह पाते थे उनसे। फॉर एग्जाम्पल आज का ही दिन देख लो। जॉस तो फिर भी नाराज था, लेकिन क्लियो बिल्कुल भी नहीं। फुल्डा उनकी मदद कर रही थी। ऐसे में उस रात जब वो उन्हें डिनर सर्व करने जाती है तो जेम्स उससे एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। उन्होंने उस अननोन लैंग्वेज को कुछ हद तक ट्रांसलेट कर लिया था, जिससे उन्हें पता चला इस मीना के पास एक मिस्टीरियस रिंग हुआ करती थी, द रिंग ऑफ इटर्निटी नाम से, जिसके जरिए वो इमॉर्टलिटी का वरदान दे पाती थी। और दूसरी थी एक बॉटल, अ बॉटल ऑफ एलेक्सिर, जिससे वो मरे हुए में भी जान डाल सकती थी। साथ में यहाँ एक कर्स के जिक्र भी थी। लिखा था जो कोई भी मीना के टूम को डिस्टर्ब करेगा, गलत इंटेंशन से उसकी नींद खराब करेगा, उस पर शाप लगेगा, द गार्डियंस कर्स। नतीजा बहुत भयानक होगा उसका। अब ये कर्स वगैरह तो बहुत ही कॉमन था, हर एंशिएंट टूम में मेंशन होता ही था। लेकिन जो खास था वो रिंग और एलेक्सी का बॉटल। पता नहीं वो सच में था या नहीं, और अगर था तो अभी कहाँ है। जेम्स को लग रहा था उसका पता इन राइटिंग्स में ही कहीं छुपा होगा, जिसे समझने के लिए उसे इन चीज़ों को डिटेल्स में रिसर्च करना था। मगर उसके लिए उसे ज़रूरत थी कुछ फोटोज़ की, जो वो म्यूजियम में ही भूल आए थे। तो ऐसे में जॉश एंड क्लियो को ही जाना पड़ता है। जॉश का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। इनफैक्ट उस मम्मी को देखकर ही गुस्सा आ रहा था उसे। मगर जब गुस्से में वो उस कॉफिन पर लात मारता है तब एक अजीब कांड होता है। धक्के से एक छोटा सा हिस्सा अंदर दब जाता है उस कॉफिन का। जॉश को लगता है उसने एक हिस्टोरिक चीज को खराब कर दिया। वो तो लिटरली डर जाता है। मगर जब क्लियो अंदर झांकती है वो खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी ये हिस्सा टूटा नहीं है, ये तो एक सीक्रेट लॉकर है। लेकिन ऐसे अजीब जगह पर कोई लॉकर क्यों बनाएगा? थोड़ा ध्यान से देखने पर क्लियो को इसका जवाब में मिल जाता है, जब उसे उस लॉकर के अंदर से मिलता है मीना का हिडन ट्रेजर, वो रिंग और एलेक्सी का बॉटल, जिसके लिए उनके पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो उन्हें इतना आसानी से मिल गया। भला ये कोई कोइंसिडेंस है या डेस्टिनी? इस हादसे से क्लियो और जॉश दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और भागते हैं घर की तरफ जेम्स को इन्फॉर्म करने। लेकिन इन कीमती चीजों को कैरी कौन करेगा, इस बात पे दोनों की लड़ाई हो जाती है। इनफैक्ट उनके खींचातानी में तो वो बॉटल गिर भी जाता है क्लियो के हाथ से। थैंकफुली टेबल के ऊपर गिरा था, नहीं तो शायद टूट भी जाता। फाइनली ये डिसाइड होता है कि वो उस बॉटल को कैरी करेगी और जॉश उस रिंग को। तो उसी हिसाब से दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं और निकल पड़ते हैं घर की तरफ। लेकिन उन्हें पता नहीं चलता जब वो एलेक्सी का बॉटल गिरा था तब उससे कुछ बूंद लिक्विड उस मम्मी के ऊपर भी गिरा था, उसके हाथ पर, जो उनके निकल जाते ही कांपने लग जाता है। साथ में उसका पूरा शरीर भी। ऐसे धीरे धीरे जिंदा होने लगी थी मीना। उधर इस सबसे अनजान जॉश एंड क्लियो को अचानक याद आता है वो लोग जिस काम से यहाँ आए थे वो तो उन्होंने किया ही नहीं, फोटोज तो ऑफिस में ही भूल गए। तो दोनों फिर से ऑफिस वापस जाते हैं और कमरे में एंटर करते ही एक झटका लगता है उन्हें, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो लोग जिस मम्मी को देख कर गए थे अभी वो गायब हो चुकी थी। खाली पड़ा था उसका टेबल। अब ऑब्वियसली इससे जॉश एंड क्लियो दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता इतने कम समय के अंदर वो मम्मी जा कहाँ सकती है। एक तरफ जहाँ क्लियो को डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से चोरी ना हो गया हो, वहाँ जॉश को लग रहा था यह जरूर द गार्डियंस कर्स का असर होगा, जरूर उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन क्लियो को इन सब बेफालतू के बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना कि एक 10,000 साल पुरानी लाश खुद चलकर गायब हो गई हो। अब बात जो भी हो, लेकिन टेंशन में दोनों की हालत खराब हो चुकी थी।
तो दोनों ही भागकर घर आ जाते हैं ताकि अपने डैड से सब कुछ कह सके। वो लोग एक तरफ एक्साइटेड थे कि उन्हें वो रिंग और एलेक्सी का बॉटल मिला है, बट ऑन द अदर हैंड डरे हुए भी थे। तो वो लोग बाहर से ही चिल्लाने लगे थे। उन्हें लगा था सब कुछ सुनकर उनके डैड खुद ही ऑफिस से बाहर निकल आएंगे, मगर ऐसा नहीं होता। उल्टा घर में घुसकर वो लोग चौंक ही जाते हैं, क्योंकि पूरा घर बिल्कुल तहस नहस हो चुका था। सारी चीजें इधर उधर बिखरे पड़े थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर तूफान चला हो, जैसे किसी ने बहुत अग्रेसिवली कुछ ढूंढा हो और ना मिलने पर गुस्से में घर का ये हाल किया हो। ऊपर से जेम्स भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, तो किसी को समझ नहीं आ रहा था इस समय अपना काम छोड़कर वो कहाँ जा सकते हैं। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। जॉश ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुका था कि ये जरूर उस मम्मी का ही काम है। उन्होंने उसकी चीजों को छेड़ा, वो जरूर उसे पसंद नहीं आया, तो अभी वो अपनी चीजें वापस लेने आ रही है। लेकिन वो लोग उसका सामना कैसे करेंगे, वो भी डैड के बिना। वो लोग जब यही सोच रहे थे तब अचानक एक कागज हाथ लगता है उनका, जिसपे उनके डैड ने उनके लिए एक नोट छोड़ा था कि उन्हें कुछ काम से म्यूजियम जाना ही पड़ा। इसे देखकर दोनों भाई बहन थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है घर में ये सब कुछ होने से पहले ही जरूर वो निकल गए होंगे। मगर तभी उन्हें अचानक घर के ऊपर वाले फ्लोर पे किसी की फुटस्टेप सुनाई देती है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और भागकर जेम्स के ऑफिस में जाकर छुप जाते हैं। दरवाजा लॉक करके जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई कंटिन्यूअसली दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा था, धक्का देने लगा था, जिसे ज्यादा देर होल्ड कर पाना इन दोनों की बस की बात नहीं थी। तो वो लोग एक खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और भागते हैं म्यूजियम की तरफ। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी उन्हें जेम्स कहीं नहीं मिलता, जबकि लैब का दरवाजा खुला हुआ था। मतलब उनके पापा यहाँ पर आए थे, तो फिर गए कहाँ? क्लियो के दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन जॉश इस वक्त भी एक ही बात पर टिका हुआ था कि ये सब कुछ उस कर्स की वजह से ही हो रहा है। उस मीना ने ही गायब किया होगा उनका पापा को। और उसकी बात खत्म होने से पहले ही क्लियो को इसका सबूत भी मिल जाता है, जब उनके सामने एक क्लोसेट का दरवाजा अपने आप ही खुलने लगता है और जिसके अंदर से निकल आता है एक हाथ, वो भी एक मम्मी का। उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि ये हाथ किसका है। तो वो लोग दरवाजा बंद करके बाहर भागते हैं, लेकिन कहीं पर भी जाए उन्हें अपने पीछे फुटस्टेप जरूर सुनाई दे रही थी। फाइनली और कोई ऑप्शन ना पाकर वो लोग बेसमेंट में जाके छुप जाते हैं, इस उम्मीद में कि दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। बेसमेंट में तो फायर एग्जिट होगा ही ना। बट अनफॉर्चुनेटली उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। उन्हें दरवाजा तो मिल जाता है, लेकिन वो लॉक्ड था। भला कोई इमरजेंसी एग्जिट क्यों बंद करेगा? जॉश और क्लियो किसी को भी समझ नहीं आता अब वो क्या करे, कैसे बचे। इस अंधेरे बेसमेंट में तो उन्हें डर लगने लगा था। ऊपर से उन्हें एक नास्टी स्मेल भी परेशान कर रही थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी। वो लोग पागलों जैसे इधर उधर भटकने लगे थे इस उम्मीद में कि कहीं कोई और एग्जिट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उल्टा एक मोड़ पे उन्हें एक क्रेट के ऊपर से किसी का हाथ लटकते हुए नजर आता है, जिसे देखकर दोनों ही डर से चिल्लाने लग जाते हैं। मगर गौर करने पर उन्हें पता चलता है ये तो उनके डैड है जेम्स, जो वहां बेहोश हालत में पड़े हुए थे। लेकिन वो वहां कैसे पहुंचे, बेहोश कैसे हुए, उन्हें कुछ नहीं पता। होश लौटने के बाद भी इक्वली क्लूलेस थे वो। उधर तब तक बेसमेंट के अंदर भी उन्हें वही फुटस्टेप्स सुनाई देने लगी थी, लेकिन ये कोई मम्मी नहीं थी, ये तो डॉक्टर कैपल स्मिथ थे, जो उन्हें देखकर बहुत ही अजीब तरह से हंस रहे थे। और जॉश जब उन्हें वार्न करता है कि मीना जिंदा हो चुकी है, वो बिल्कुल मजाक में ही उड़ा देते हैं उसके बातों को। उल्टा कहते हैं उनके पास कुछ है जो उन्हें चाहिए, तो वो उन्हें फालतू में भटकाने की कोशिश ना करे। लेकिन जेम्स को तो कुछ समझ ही नहीं आता उसके पास ऐसा क्या है। तो कैपल स्मिथ भी डायरेक्टली कह देते हैं उन्हें मीना की रिंग चाहिए, वो उसे अपने लिए यूज करना चाहते हैं। और उन्हें अच्छी तरह से पता है वो रिंग इन बच्चों के पास ही है। उन्होंने खुद उनके मुंह से सुना था जब वो उनके घर गए थे इस रिंग को ढूंढने। एक्चुअली आज सुबह जब जेम्स ने ये कंफर्म कर दिया कि ये मम्मी मीना द गार्डियन की है, तभी कैपल स्मिथ ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो इस मीना के रिंग ऑफ इटर्निटी को चुरा लेगा। उन्हें लगा था जेम्स ने उसे ढूंढ लिया होगा, तो वो उसे ढूंढने उसके घर चले गए, मगर पूरा घर छान के भी उसे कुछ नहीं मिला। फाइनली जब वो वापस आने की तैयारी में थे, ठीक तभी क्लियो और जॉश घर के अंदर चले आए, जो चिल्ला चिल्ला कर अपने डैड को अपने डिस्कवरी के बारे में बता रहे थे। तो जेम्स ने तो नहीं सुना, लेकिन कैपल स्मिथ ने उनकी सारी बातें सुन ली। साथ में उन्हें यह भी पता चल गया कि जेम्स म्यूजियम में है। तो उन्होंने घर में ही जॉश एंड क्लियो पर हमला करके उनसे वो रिंग छीनने की सोची, मगर उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण वो पॉसिबल नहीं हो पाया। वो लोग भाग निकले। तो कैपल स्मिथ ने भी अपना प्लान बदल लिया।
वो उनसे पहले म्यूजियम पहुंच गए और जेम्स को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके बेसमेंट में छुपा दिया और फिर उनके बच्चों को भी भगाकर ले गया बेसमेंट में, जहां उसने पहले से ही सारी चीजों पर केरोसिन डालकर रखा था। वो नेस्टी स्मेल केरोसिन की थी। अभी वो उन्हें डराते हैं कि अगर जॉश ने वो अंगूठी उन्हें नहीं दी तो वो सब कुछ जला देंगे। फुल तैयारी के साथ आए थे वो, लाइटर और टॉर्च के साथ, जिसे देखकर ऑब्वियसली सभी बहुत डर जाती है और क्लियो अपने भाई से कह देती है कि उन्हें वो रिंग हैंड ओवर कर देनी चाहिए। जॉश करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं था, तो वो वही करता है। लेकिन अंगूठी मिलने के बाद भी कैपल स्मिथ उन्हें नहीं छोड़ता। वो अभी भी उन्हें मारने ही वाला था ताकि वो किसी को इन्फॉर्म ना कर पाए। शुरू से यही तो प्लान था उसका। लेकिन इस सब के बीच क्लियो उनसे एक अजीब रिक्वेस्ट करती है। कहती है मरने से पहले वो एक बार इस रिंग की ताकत देखना चाहती है, जिस पर कैपल स्मिथ हाँ भी कर देता है। उस रिंग को अपने अंगूठी पर पहन लेता है वो, और पहनते ही एक अजीब नीले रंग की रोशनी निकलने लगती है उसके शरीर से, जो देखते ही देखते ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। और कैपल स्मिथ को अपने शरीर में महसूस होती है एक अजीब सी सेंसेशन। वो समझ जाते हैं कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो क्या है वो समझने से पहले ही उनका पूरा शरीर पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्जैक्टली जैसे क्लियो ने एंटिसिपेट किया था, यही तो थी द गार्डियंस कर्स। एक्चुअली कैपल स्मिथ सिर्फ आधी बात जानते थे। जब वो उनसे सिर्फ रिंग की मांग करी तभी क्लियो समझ गई उन्हें एलेक्सी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें नहीं पता सिर्फ रिंग उन्हें इमॉर्टलिटी नहीं दे सकती, वो तो बस उसके टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस को इन्फिनिट कर सकती है, लेकिन तब तक उसके जिंदा रहने के लिए उन्हें एलेक्सिर ऑफ लाइफ चाहिए होगी। लाइफ के बिना सदियों तक एग्जिस्ट तो बस पत्थर ही कर सकता है ना, जो आखिरकार कैपल स्मिथ बन ही गए। लालच के चक्कर में अपनी जान खोनी पड़ी उसे। ब्लेसिंग की जगह कर्स मिला और इस तरह से क्लियो का प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। वैसे काफी बड़ा रिस्क लिया था उसने। खुद जेम्स तक हैरान थे उसके स्मार्टनेस से, क्योंकि उसने सिर्फ खुद को या अपने परिवार को ही नहीं बचाया, बल्कि पूरे ह्यूमैनिटी को बचाई एक इमॉर्टल राक्षस से। कैपल स्मिथ जैसे लोग अगर इमॉर्टल बन जाते तो ये दुनिया तो नरक बन जाती, कोई कुछ नहीं कर पाते तब। बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा उन्हें मिलता है एक मैजिकल नजारा देखने का मौका, जो जेम्स के लिए किसी एलेक्सिस से कम नहीं था। लेकिन इधर इस सब के चक्कर में वो लोग तो असली बात भूल ही चुके थे। जब फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देने लगी तब याद आती है जॉश एंड क्लियो को। वो देखते हैं वो मम्मी उनका पीछा करते करते बेसमेंट तक पहुंच चुकी है और अपना हाथ बढ़ा के कुछ कहने की कोशिश कर रही है उनसे। पहले तो जॉश बहुत डर जाता है, लेकिन फिर कुछ क्लिक करता है उसके दिमाग में। वो नोटिस करता है वो मम्मी बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो उनसे मदद मांग रही है। वो समझ जाता है उस मम्मी पर एलेक्सी के गिरने से वो जिंदा तो हो गए, लेकिन अपने असली रूप में वापस आने के लिए उसे अपनी रिंग चाहिए होगी। जरूर वही मांग रही है वो। तो जॉश और देर नहीं करता, उसे उसकी चीज लौटा देता है और अपने सामने विटनेस करता है एक और मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उस रिंग को पहनते ही मीना अपने असली रूप में वापस आ जाती है। फाइनली उसे अपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस से मुक्ति मिल चुकी थी। अब वो आजाद थी अपने इटर्नल लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो वो उनका शुक्रिया अदा करती है और अपने दुनिया में वापस चली जाती है। इधर इतना सब कुछ देखकर तो जॉश एंड क्लियो की बोलती बंद हो चुकी थी। अपने आंखों से एक इटर्नल बीइंग को देखना, उसके अनफोल्डिंग में शामिल होना, भला ये कोई कम एडवेंचरस था? वो लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी इस कहानी का अंत भी हो जाता है। और अंत भला तो सब भला है ना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।